आज मैं आप सभी से एक मुद्दा पे बात करने जा रहा हूँ जो कि आप सभी लोग इन दिनों बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, जोशीमठ। कि जोशीमठ दरक रहा है, जोशीमठ के घरों में दरार आ रही है। तो आखिर ये हुआ क्यों, कहां से इसकी शुरुआत हुई, आज हम लोग इस वीडियो में इसी मुद्दा पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रमोद और आप सभी का हमारे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं जोशीमठ की सच्चाई। दोस्तों, कहा जा रहा है कि जोशीमठ का इतिहास लगभग 1500 साल पुराना है, जो कि उत्तराखंड की सबसे पुरानी शहर भी कहा जाता है। लेकिन आज इस शहर का अस्तित्व खतरे में आ चुका है। यहाँ लगातार भूधसाओं और लोगों के घरों में दरारें आनी शुरू हो चुकी है। और ये कोई आज नया नहीं, काफी पहले से चलते आ रहा है। लेकिन लोग अभी तक इस चीज को लेकर सीरियस नहीं थे। लेकिन लोगों की नींद तब खुली है, सरकार की नींद तब खुली है जब यहाँ तकरीबन 650 से भी ज्यादा घरों में दरारें आ चुकी है और मुख्य सड़कों पे भी दरारें आना शुरू हो गई हैं। जोशीमठ में लोगों के घरों के साथ साथ होटल में भी दरारें आ गई हैं। यहाँ तक कि कुछ होटल को शॉर्ट लिस्टेड भी किया गया है तोड़ने के लिए और कुछ होटल को तोड़ भी दिया गया है, जिसकी वजह से जोशीमठ के लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। लेकिन साथ ही सरकार से लोग नाराज भी उतना ही ज्यादा हैं। यहाँ तक कि लोग सड़कों पे उतर के प्रोटेस्ट भी करने लग रहे हैं। पिछले साल नवंबर में भी ये सिलसिला शुरू हुआ था। लेकिन ये सिर्फ इधर कुछ समय की समस्या नहीं है। इस समस्या का शुरुआत हुआ था सन 1970 में अलकनंदा नदी में आए भयानक बाढ़ के वजह से। लेकिन क्या सिर्फ एक यही कारण है जोशीमठ के विनाश के पीछे? इसका जवाब है नहीं। इसके अलावा भी बहुत सारी फैक्ट हैं जिसके बारे में आज हम आप सभी से बात करेंगे। बाढ़ से तो एक या दो बार समस्या आ सकती है, लेकिन अगर आज 50 साल बाद भी वही समस्या बनी हुई है जोशीमठ में, तो इसके पीछे कहीं न कहीं कुछ और रीजन है जिसके बारे में हमें जानने की जरूरत है। लोगों का कहना है कि एनटीपीसी के एक प्रोजेक्ट विष्णुपद तपोवन हाइड्रो पावर के एक टनल बनाने के दौरान एनटीपीसी ने धमाका किया था, जिसके वजह से भारी मात्रा में पानी का रिसाव शुरू हुआ। उसके बाद लगातार जोशीमठ के घरों में दरारें आना शुरू हो गई। लेकिन इस बात से एनटीपीसी ने साफ तौर पे इनकार कर दिया है। अगर कोई इतनी बड़ी सरकारी संस्था है जो कि सीधा इनकार कर रही है, तो ये कोई मामूली बात नहीं हो सकती है। लेकिन क्या एनटीपीसी के सिर्फ ना बोल देने से ये मुद्दा यहीं पे खत्म हो जाता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको बता दें कि चमोली जिले में स्थित जोशीमठ में इधर बहुत ज्यादा निर्माण का कार्य होने लग रहा है, जैसे कि 4 धाम सड़क यात्रा का चौड़ीकरण, 4 धाम यात्रा तक रेलवे लाइन का निर्माण, साथ ही एनटीपीसी का टनल। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिसका कार्य हाल फिलहाल या कुछ सालों में शुरू हुआ है। लेकिन अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या किसी भी शहर में विकास करना गलत है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कहीं पे विकास का काम हो रहा है तो वो गलत है। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। जबकि मिश्रा कमेटी ने 1976 में साफ तौर पे ये मना कर दिया था कि जोशीमठ या आसपास के इलाके में एक भी पत्थर इधर उधर नहीं होना चाहिए और ना ही यहाँ किसी भी पेड़ को काटा जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद इतना ज्यादा यहाँ पे विकास का कार्य किया जा रहा है, और वो भी बिना हाइड्रोजियोलॉजिकल रिसर्च के। तो ये साफ तौर पे जाहिर है कि अगर बिना नियम कानून को फॉलो किए हुए अगर ऐसे सेंसिटिव जगह पे आप विकास का काम करेंगे, तो सिंपल सी बात है, विनाश तो होना ही है। यानी कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना मतलब विनाश को आमंत्रण देना। 1970 में आए भीषण अलकनंदा नदी में बाढ़ के विनाशकारी परिणाम के बाद 8 अप्रैल 1976 में गढ़वाल के महाअभियुक्त महेश चंद्र मिश्रा के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया था, जिनकी टीम ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस कमेटी में सिंचाई विभाग, आईआईटी रुड़की के एक्सपर्ट भूवैज्ञानिक और अनेकों महाबुद्धिजीवी लोग शामिल थे। इस कमेटी ने सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि जोशीमठ शहर को ज्यादा एक्सपेंड नहीं किया जाना चाहिए,
क्योंकि जोशीमठ शहर का जो बेस है वो कोई मजबूत चट्टान पे नहीं है। हजारों साल पहले आए एक भूस्खलन से जो रेत और मिट्टी इकट्ठा हुआ था, उसी के ऊपर जोशीमठ शहर का निर्माण हुआ है। इसके अलावा मिश्रा कमेटी ने कुछ सुझाव भी दिए थे उत्तराखंड गवर्नमेंट को, जैसे कि पानी के निकासी का पुख्ता इंतजाम होना चाहिए और अलकनंदा नदी के बहाव से जो भू कटाव हो रहा है उसको भी रोकथाम का इंतजाम करना, और इसके बचाव के लिए घास लगाने का और पेड़ पौधा के लगाने का भारी मात्रा में अभियान चलाया जाना चाहिए। ढलान पर कृषि बंद कर दिया जाए और पक्की नाली बनाने का कार्य तेजी से कराया जाए, जिससे गड्ढे में पानी इकट्ठा ना हो सके। तो सवाल यह है कि क्या सरकार ने इन सारे नियम को फॉलो किया? अगर फॉलो किया होता तो शायद आज जोशीमठ इस स्थिति में नहीं होता जो आज है। सरकार ने मिश्रा कमेटी के सारे सुझाव को कचरे में डाल दिया और जिसका नतीजा आज हम सभी के सामने है। यहाँ तक कि इस क्षेत्र के विकास के लिए 1962 के बाद ही भारी मात्रा में घरों और होटलों का निर्माण शुरू हो गया था और भी बहुत सारी परियोजनाओं पे कार्य चल रहा था। साथ ही साथ पेड़ पौधों की कटाई भी बिल्कुल नहीं रुकी और तेज ही हो गई। अब इतना कुछ होने के बाद सरकार की आंखें खुली हैं। चमोली प्रशासन ने जोशीमठ और इसके आसपास के इलाके में सभी निर्माण कार्य को बंद कर दिया है अगले आदेश तक, जिसमें एनटीपीसी की विष्णुपद तपोवन जल परियोजना भी शामिल है। ये तो बात हुई जोशीमठ की। यहाँ तो जो होना था वो हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत से वादियों वाला शहर बचा हुआ है, जैसे कि नैनीताल, मनाली, शिमला और भी बहुत जगह हमारे इंडिया में है। लेकिन अगर हम लोग अभी भी नहीं चेते तो हो सकता है कि बाकी बचे शहर भी हमारे हाथ से ऐसे ही निकलते जाएं, जो आज जोशीमठ के साथ हुआ। आप सभी के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर जोशीमठ इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि इसके ऊपर इतनी बातें हो रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 4 मठ बनाए थे, जिसमें जो पहला मठ था वो जोशीमठ में ही बनाया गया था। और दुख की बात तो ये है कि उस मठ में भी दरारें आ गई हैं। साथ ही हिंदू और सिख धर्म के लिए यह जगह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसका कारण है हिंदू धर्म का बद्रीनाथ धाम और सिख धर्म का हेमकुंड साहिब। ये दोनों पवित्र स्थलों में जाने के लिए जोशीमठ एकमात्र रास्ता है। अगर जोशीमठ के साथ कुछ होता है तो आप लोग हेमकुंड साहिब और 4 धाम में से महत्वपूर्ण धाम बद्रीनाथ नहीं जा पाएंगे। साथ ही आपको बता दें, जोशीमठ को स्वर्ग का रास्ता भी कहा जाता है। यहाँ तक कि जोशीमठ से 15 किलोमीटर और आप ऊपर जाएंगे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूरिस्ट पैलेस है, औली के नाम से जानते हैं। यह शहर इधर कुछ सालों में बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। उसका मुख्य कारण है यहाँ होने वाला स्नोफॉल और विंटर स्पोर्ट्स कार्निवल, जिसमें अंतरराष्ट्रीय लेवल पे प्लेयर आते हैं और स्केटिंग जो स्पोर्ट्स है उसको यहाँ पे आयोजन किया जाता है। यह आयोजन फरवरी में ही होना था, लेकिन जोशीमठ का ये इशू के बाद शायद हो सकता है कि ये स्पोर्ट्स इवेंट को कैंसिल भी कर दिया जाए। रिसेंट में 2-3 हफ्तों में जोशीमठ में जो भूस्खलन शुरू हुआ है, जो घरों में दरारें आना शुरू हुई हैं, उसके बाद औली में भी लोगों का आना जाना बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। और औली में जो है, जब लोग को आना जाना कम हो गया तो इससे जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो हुआ है जोशीमठ के लोगों को। जो जोशीमठ के निवासी हैं वो लोग औली में अपना जीवन यापन के लिए बहुत सारे कार्य करते थे, जो कि टूरिस्ट के कम होने से उनके पेट पे भी बहुत बड़ा चोट पहुंचा है। अब सवाल आता है कि क्या इतना कुछ होने के बाद जोशीमठ को बचाया जा सकता है? यहाँ आए आपदा को मैन मेड आपदा बताया जा रहा है, जिसके लिए मुख्य दोषी एनटीपीसी को माना जा रहा है, लेकिन एनटीपीसी ने साफ तौर से इस चीज के लिए इनकार कर दिया है। आपको बता दें, ये मामला इतना गंभीर हो चुका है कि लगभग जोशीमठ में 650 से भी ज्यादा घरों को क्रॉस मार्क से चिन्हित किया गया है। जिस घर को भी चिन्हित किया गया है क्रॉस मार्किंग से, वो घर रेड जोन में घोषित कर दिया गया है। यानी कि अब जोशीमठ को अगर बचाना है तो उस सभी घरों को
तोड़ना अति महत्वपूर्ण हो गया है। जिस घर में दरारें, जिस होटल में दरारें आ चुकी हैं, आपको बता दें यहाँ तक कि बहुत सारे होटल, बहुत सारे घर को तोड़ने का कार्य आरंभ भी कर दिया गया है, जिसके वजह से जनता बहुत ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि सरकार अभी तक मुआवजा की बात सही से नहीं कर रही है। सरकार का कहना है जिस घर को भी तोड़ा जाएगा उन सभी लोगों को एक सुरक्षित स्थान पे पहुंचाया जाएगा और महीने का 4,000 रुपए उनको दिया जाएगा। क्या आपको ये सुन के कुछ अजीब नहीं लग रहा है? जिनका पूरा संपत्ति जा रहा है उसके लिए 4,000 रुपया क्या मायने रखती है। लेकिन आपको बता दें, उन घरों को तोड़ने के अलावा सरकार के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और कुछ एक्सपर्ट की माने, कुछ भूवैज्ञानिक की माने तो अब जोशीमठ को बचाना नामुमकिन हो चुका है। अब जो है सर से पानी ऊपर निकल चुका है। तो अब देखते हैं कि जोशीमठ के साथ आगे क्या होता है। आप सभी से मैं हमेशा मिलता रहूंगा इसके अपडेट के साथ। दोस्तों, आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं ये भी बताना ना भूलें। अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाएं और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। तो आप लोग कमेंट में हमें ये भी बता सकते हैं कि आप अगले कौन से सोशल इश्यूज पे हमसे वीडियो चाहते हैं। तो अब मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। नमस्कार दोस्तों।